अच्छा जी, हम बात कर रहे थे ब्रॉनफेन ब्रेनर की थ्योरी की और हम बात कर रहे थे फैमिली इन्फ्लुएंसेस की। फैमिली जो है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इन्वायरमेंट होता है, यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सोशल सेटिंग होती है जिससे हम एक्सपोज्ड होते हैं। फैमिली हमें कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये भी ब्रॉनफेन ब्रेनर जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि फैमिली का इन्फ्लुएंस दो तरह से होता है इंडिविजुअल के ऊपर। एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हम लेते हैं अपनी फैमिली इंटरेक्शन से, यानी फैमिली मेम्बर से जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं उनके रिस्पॉन्सेस का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे सेल्फ पे, हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट पे, हाउ वी perceive ourselves based on how we are treated by our most valuable persons uh, in the family, in the social setting. So दो individuals, यानी कि आपकी मदर आपको कैसे ट्रीट करती हैं या आपके फादर आपको कैसे ट्रीट करते हैं, उसका इफेक्ट होगा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर। और डायरेक्ट ये जो फैमिली इंटरेक्शन होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है। आपको कैसे ट्रीट किया जाता है ये डिपेंडेंट है आपके नेचर के ऊपर। For example, if you think you, or if you are a friendly child, easygoing child, a compliant child, um, what kind of a response that you think this kind of a child would get from his or her parent? Yes, students, I'm asking you, the small group that I have with me right now. Can you repeat the question? I'm asking if a child is friendlier by nature, is easygoing by nature, is compliant by nature, what kind of response he's going to evoke from his parents, his or her parents. They're going to encourage him more. They're going to like him more because he's easy and he doesn't argue. Okay, good. So basically, if you apply the same phenomena in your relationships, let's say, अगर आपका एक friend है या आपका sibling है, वो आपसे आप जब भी उसके साथ interact करते हैं या आप जब भी उसके साथ उससे कुछ डिमांड करते हैं तो वो हमेशा आपकी डिमांड को फुलफिल करता है. ही इज ऑलवेज देयर टू अटेंड यू, ही इज ऑलवेज लाइकली टू शो पॉजिटिव पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स यू. तो इस तरह की जब हमारा इंटरेक्शन किसी के साथ भी हो, हमारा सोशल इंटरेक्शन जो जो हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव हो, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पॉजिटिवली ही रिस्पॉन्ड करेंगे ना, हम इनकरेज करेंगे, हम उसको पॉजिटिवली रिवॉर्ड करेंगे थ्रू स्माइल, थ्रू बीइंग अवेलेबल फॉर एग्जांपल. सो एक बच्चा जिसका नेचर ऐसा हो, उसके पेरेंट्स उसको मोस्ट लाइकली वार्मथ और अफेक्शन और लव के साथ अटेंड करेंगे. तो ब्रॉनफेन ब्रेनर कहता ये है कि अगर आपको फैमिली की तरफ से किस तरह के रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, ट्रीटमेंट मिलता है, ये डिपेंडेंट है आपके नेचर के ऊपर. अगर आप एक क्रैंकी डिफिकल्ट चाइल्ड होंगे तो आपके पेरेंट मोस्ट लाइकली आपके साथ कुछ और तरह की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे, पेरेंटिंग स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे आपको डिसिप्लिन करने के लिए या आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए. वो समटाइम्स अनप्लेजेंट स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं. सो एक क्रैंकी बच्चे को पेरेंट डिफरेंट तरीके से डील करेगा और एक हैप्पी गो बच्चे को डिफरेंट तरीके से डील करेगा. सो ये एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है हमारे इन्वायरमेंट का. यानी इन्वायरमेंट क्या है, हमारी फैमिली इंटरेक्शन है, हमारे फैमिली हमसे कैसे इंटरेक्ट करती है, हमारे से कैसे हमारे से कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमें कैसे ट्रीट करती है, ये हमारे नेचर पे डिपेंडेंट है. इसके साथ ये एक डायरेक्ट इम्पैक्ट है फैमिली का हमारे ग्रोथ के ऊपर, और एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है फैमिली का जो कि थर्ड पार्टीज की तरफ से आता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक कपल है, उसका उसका आपस में रिलेशनशिप जो है वो इतना सस्टेनेबल नहीं है या इतना हेल्दी नहीं है, थोड़ा स्ट्रेन्ड है, दे आर बीइंग एंगेज्ड इन मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट. इस तरह के कपल के अगर बच्चे हों और बच्चे जो हैं
तरह के कपल्स के बच्चे जो होते हैं उनको किस तरह से कपल ट्रीट करता है, उनके मैरिटल डिसकंटेंटमेंट या मैरिटल डिससैटिस्फैक्शन जो है उनकी पेरेंटिंग पे इन्फ्लुएंस कर सकती है? यस और नो? Yes. Yes, miss. कैसे? Yes, definitely. कैसे? बच्चे के साथ तो एक और रिलेशनशिप होता है, नो मैटर आपका आपके पार्टनर के साथ जैसा भी रिलेशनशिप हो, आपका बच्चा जो है उससे इफेक्टेड कैसे होगा? Ma'am, in relationships with parents having conflict, they do have their internal frustrations that if they cannot let it out on their partner, then they, without thinking in that heat of the moment, they let it out on their children. So in that case, that can affect their relationship with the child as well, because Right. their problems become so consuming that they let it out on the immediate one that is available, that is the child. Okay, fine. Yes, तो basically the point is कि एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ कैसे engaged होता है, कैसे involved होता है, ये डिपेंड करता है इस पेरेंट की मेंटल हेल्थ के ऊपर भी, पेरेंट की वेलबींग के ऊपर भी. अगर एक पेरेंट एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप में होगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप में होगा अपने पार्टनर के साथ, और एक स्टेबल जॉब में होगा, या उसकी कोई और प्रॉब्लम्स नहीं है, मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है लाइफ में, तो उसकी हेल्थ, साइकोलॉजिकल फिजिकल हेल्थ और तरह से होगी और वो अपने बच्चों को और तरह से ट्रीट करेगा. सिमिलरली अगर इसी तरह ऑन द कॉन्ट्रेरी, फॉर एग्जांपल एक पेरेंट जो है वो स्ट्रेन्ड है अपने जॉब के थ्रू भी और अपने रिलेशनशिप के थ्रू भी, तो उसका एक इन्फ्लुएंस जो है उस लाइफ इवेंट का इन्फ्लुएंस जो है उसकी पेरेंटिंग के ऊपर भी आएगा. सो ये एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है. एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस तो आपका नेचर है जो कि इवोक करेगा रिस्पॉन्स आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट से. उसी तरह एक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस है कि बाकी फैक्टर्स क्या हैं फैमिली के, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके पेरेंटल इंटरैक्शन को आपके साथ या सिबलिंग इंटरैक्शन को आपके साथ. सो ये एक फैमिली का इन्फ्लुएंस हमारी डेवलपमेंट. अब इस तरह की डेवलपमेंट यानी कि इस तरह का ट्रीटमेंट रिस्पॉन्सेज एनवायरनमेंट के एक बच्चे के, अब जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल्स दिए हैं, एक हेल्दी फैमिली और एक अनहेल्दी इन्वायरमेंट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट और अनहेल्दी इन्वायरमेंट की. उसमें इमेजिन करें एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट. एक बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से हमेशा डांट खा रहा है, या हमेशा उसका पेरेंट जो है वो मूडीनेस शो करता है बच्चे की तरफ, हमेशा उसके साथ एक कॉन्फ्लिक्टेड कॉन्वर्सेशन में इंगेज होता है, और एक पेरेंट जो है वो अपने बच्चे के साथ बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको, या बहुत अटेंटिवली वार्मथ के साथ, अफेक्शन के साथ उसको अटेंड कर रहा है. इस तरह के इन 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में जो इंडिविजुअल है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर कुछ डिफरेंसेस आएंगे. Yes, ma'am, आएंगे. So that is what Yes. Bronfenbrenner tries to explain, how family impacts the course of social and emotional development. As we move on with the course, you'll learn about how social emotional health is connected with our physical development. हमारी social well-being और हमारी emotional well-being का effect, हमारी direct effect हमारी physical growth के ऊपर भी हो रहा होता है और हमारी cognitive growth के ऊपर भी हो रहा होता है. हमारी intellectual abilities भी जो हैं वो undermine हो सकती हैं या वो blocked हो सकती हैं because of हमारी इमोशनल हेल्थ जो है वो उसके ऊपर हमारा नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है एनवायरनमेंट, होम एनवायरनमेंट फॉर एग्जांपल. अडेप्टिंग टू चेंज, फॉर एग्जांपल हमारी अगेन क्रोनो सिस्टम यहाँ पे फंक्शन कर रहा है. अडेप्टिंग टू चेंज यानी कि फैमिली के स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज आए तो एक इंडिविजुअल के ऊपर उसका कैसे इम्पैक्ट होता है. फॉर एग्जांपल अगर जब इफ यू आर द ओल्डेस्ट चाइल्ड इन योर फैमिली, and when you had a new sibling in your family, a new person in the family, how that changed the whole dynamic of your family. You could think of that. जब आपका arrival of a new baby in the family contributes to change in the structure of the family. Your parents' time towards you, the parents' responsibilities,
इंक्रीजेज, तो उसकी वजह से टाइम जो है वो एक इंडिविजुअल का डिवाइड हो जाता है, इसकी वजह से पूरी फैमिली के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. गेटिंग मैरिड फॉर एग्जांपल, व्हेन वन पर्सन मूव्स आउट ऑफ द फैमिली एंड देन देयर इज अ न्यू पर्सन एडिशन इन अ फैमिली, तो इससे क्या होता है, फैमिली की डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. पेरेंटल जॉब फॉर एग्जांपल, पेरेंट की जॉब, इफ फॉर एग्जांपल इफ अ पेरेंट गोज जॉबलेस, how that changes the dynamics of the family. If a parent gets promotion in the job, or if he moves up into the social class ladder, इस तरह से क्या फैमिली के ऊपर इम्पैक्ट होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैमिली डायनामिक्स को एक्सप्लेन करती हैं. फैमिली सिस्टम जो है ये एक एवर इवॉल्विंग सिस्टम है, ये कांस्टेंट नहीं है, ये चेंजिंग सिस्टम है. तो ये सारी चीज़ें एक इंडिविजुअल की ग्रोथ, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इन सारे एक्सपीरियंसेस का एक इंडिविजुअल के ऊपर हम इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं. आप अपने ऊपर भी कर सकते हो कि आपकी फैमिली डायनामिक्स क्या क्या इम्पैक्ट है आपकी पर्सनालिटी के ऊपर. सो ये ब्रॉनफेन ब्रेनर जो है ये अपनी थियोरी के थ्रू एक्सप्लेन करता है. अच्छा, इसके बाद the next important factor that goes into influencing the individual's development is socio-economic status. जो हमारा socio-economic status है वो 3 variables के through, 3 combined variables के through explain किया जाता है. One is years of education, job prestige, यानी कि जॉब के साथ क्या स्टेटस लगाया जाता है एक सोसाइटी के अंदर, क्या स्किल रिक्वायर्ड होती है उस जॉब के लिए. ये अगेन जो स्किल है वो भी एक स्टेटस सिंबल रखती है एक सर्टेन सोसाइटी के अंदर. और इनकम, आपकी इनकम क्या है वो डिसाइड करती है आपका क्लास सिस्टम. सो हर सोसाइटी में क्लास सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं और हर क्लास की कुछ वैल्यू सिस्टम्स होते हैं. इफ यू कुड सी, this is again very common if you engage with people of different classes. You must notice that in every class system there are certain values that the person holds that explains the membership of that person towards that class. एक lower socio-economic status के बंदे के साथ जब engage करते हैं या आप एक हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बंदे के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं तो आप क्या असेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पर्सनालिटीज कि ये इंडिविजुअल जो है वो किस क्लास के साथ, किस क्लास से बिलोंग करता है. ये आपके लिए इजी है या मुश्किल है ये असेस करना किसी इंडिविजुअल से फर्स्ट टाइम इंटरैक्ट करने में कि वो कौन सी क्लास सिस्टम से बिलोंग करता है. Yes, that depends on his उनका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है, उनकी अपीयरेंस कैसी होती है. that depends on that. Yes, that is what I'm asking कि हर इंडिविजुअल जो है वो अपनी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है बाय डिफॉल्ट. ये चीज हम लर्न नहीं करते, ये हमारे अंदर एक इम्पैक्ट होता है उस क्लास सिस्टम का जो कि हमारी पर्सनालिटी में हम कंटेन कर रहे होते हैं. आपको ये कोई you do not have to get a training to belong to a certain class. That comes with being part of that class. You learn it by default, जिसको हम कहते हैं ना एक लर्निंग प्रोसेस है, हमारा कंडीशनिंग का प्रोसेस है. रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ओपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू आप लर्न करो, तो क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू आप लर्न करो. तो ये एक एक बाय डिफॉल्ट लर्निंग प्रोसेस है. आप किस सोसाइटी से बिलोंग करते हो और किस कल्चर से बिलोंग करते हो, किस क्लास से बिलोंग करते हो, उस क्लास की, उस सोसाइटी की, उस कल्चर की वैल्यूज सीखने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती. आप अनकॉन्शियसली बस उससे एक्सपोज्ड होने से ही आप सीख जाते हो ना. एंड यू कैन असेस what kind of person or what class from which this person is coming from just by looking at the person or by assessing the person's through his through his views or beliefs. एक वेस्टर्न कल्चर का जो इंडिविजुअल है उसके एक सर्टेन काइंड ऑफ बिलीव्स होंगे, एक सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यूज होंगी. एक कलेक्टिविस्टिक कल्चर का जो इंडिविजुअल होगा उसकी एक सर्टेन वे ऑफ अप्रोच होगी, बिलीव्स होंगे, वैल्यूज होंगी. ऐसा ही होता है कि नहीं होता? yes, होता है. तो ये हमारा कल्चर का एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है. जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं वो कल्चर, वो क्लास जो है वो आपको बाय डिफॉल्ट ये चीज़ें
कि आपने किस तरह से move करना है society के अंदर. The way you greet your elders, the way you respect your elders, your values like that. If if you value integrity, if you value honesty, all of these values comes from what you see in your society. How these values are valued in your society will make a benchmark for you to value these values or not. Are you getting the point? Yes, miss. Yes, ma'am. कि हमारा कल्चर हमें कैसे हमारे बिलीव्स को प्रोसेस करता है और हमारे बिलीव्स को फॉर्म करता है. जब हम एक सर्टेन, फॉर एग्जांपल होमोसेक्सुअलिटी की अगर हम बात करें तो हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू इस कॉन्सेप्ट के बारे में, या फेमिनिज्म की फॉर एग्जांपल हम बात करें, हमारा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलीफ है, वो कहाँ से इवॉल्व होगा. हमने कैसे एक बिलीफ बनाया है इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसका कोई बैकग्राउंड होगा ना. हमारे पॉलिटिकल व्यूज जो होते हैं फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, वो हमारा पर्सपेक्टिव उस फिनोमेना के बारे में बता रहा होता है ना. वो पर्सपेक्टिव कैसे बनता है, हमारा एटीट्यूड कैसे बनता है उस चीज की तरफ, इसका कोई बैकग्राउंड होता है, राइट. इसका बैकग्राउंड जो है वो एम्बेडेड होता है हमारी सोसाइटी और कल्चर के अंदर. ठीक है, हमारी सोसाइटी क्या सोचती है, उसको कैसे अप्रूव करती है, उस कॉन्सेप्ट को उसको कैसे वैल्यू करती है, ये सारी चीजें जो हैं वो हम लर्न करते हैं अपनी सोशल सेटिंग्स के थ्रू. सोशल सेटिंग्स क्या होती हैं? सोशल सेटिंग्स, मीडिया एक्सपोजर, मीडिया कैसे प्रोजेक्ट करता है उस फिनोमेना को. फेमिनिस्ट को कैसे प्रोजेक्ट करता है हमारा मास मीडिया, हमारा पॉपुलर मीडिया. फेमिनिज्म को अच्छा समझा जाता है या बुरा समझा जाता है, उसके बारे में क्या नैरेटिव लेकर आता है हमारा मीडिया, ये हमारा बिलीफ फॉर्म करता है. हमारा नैरेटिव हमारी सोशल सराउंडिंग से बेस्ड बनता है. हमारे घर में क्या बात की जाती है उस फिनोमेना के ऊपर, हमारे जो वैल्यूड लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, पीपल हु इंस्पायर अस, वो क्या बिलीव करते हैं उस फिनोमेना के बारे में, वो हमारे व्यूज जो हैं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं. हम भी उसी तरह से सोचना चाहते हैं जिस तरह से हम अपने वैल्यूड इंडिविजुअल्स को देखते हैं, प्रोसेस करते हुए उस इंफॉर्मेशन को, या एक व्यू रखते हुए उस इंफॉर्मेशन के बारे में. सो दैट इज हाउ वी फॉर्म दैट वैल्यू और बिलीफ रिगार्डिंग अ फिनोमेना. सो इसी तरह जो हमारी सोशल क्लास सिस्टम होती है, एक हमारा ये अगेन ब्रॉनफेन ब्रेनर के अकॉर्डिंगली ये हमारी एक्सो सिस्टम की एक लेयर है जिसके थ्रू हमारा क्लास सिस्टम हमें इन्फ्लुएंस करता है चीजें प्रोसेस करने के अंदर, हमारी पर्सनालिटी के अंदर उसका एक इन्फ्लुएंस रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, विच इज अगेन एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस दैट वी गेट फ्रॉम द क्लास सिस्टम. हमारी वैल्यूज फॉर एग्जांपल, हर सोशो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम की वैल्यूज डिफरेंट होती हैं. जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को डिफरेंटली ब्रॉट अप कर रहे होते हैं. जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स उनको डिफरेंटली ब्रॉट अप कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यू सिस्टम ही डिफरेंट होती है. आप दो बच्चों को, दो डिफरेंट क्लास सिस्टम के बच्चों को जब आप कंपेयर कर रहे होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटीज के अंदर हमें बहुत ह्यूज वाइड डिफरेंस नजर आ रहा होता है, और वो डिफरेंस बाय डिफॉल्ट उनकी क्लास का होता है. अगर उनको एक ही क्लास में रख के दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो डिफरेंट कल्चर्स या डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करते हैं, अगर हम उनको सेम एनवायरनमेंट दे देते तो हो सकता है वो सेम तरीके से सोच रहे होते, सेम तरीके से वो प्रोसेस करते इंफॉर्मेशन को, उनके बिलीव्स एक जैसे होते, बट बिकॉज वो एक डिफरेंट क्लास सिस्टम से बिलोंग करते थे और डिफरेंट उनको कल्चर एक्सपोज थे वो, जिसकी वजह से उनकी पर्सनालिटी के ऊपर एक डिफरेंस हम देख सकते हैं. आर यू फॉलोइंग द पॉइंट्स? Yes, miss. All right, everybody there can listen to me and can follow what I'm trying to explain here? Yes, ma'am. Okay, thank you for responding that. Next to this is affluent class system or poverty. Affluent class जो है, as I mentioned in the beginning, एक वो क्लास सिस्टम है जो कि हमारी एलीट क्लास होती है, जो कि अराउंड 2 to 3% हमारे
पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करती है, विच इज़ वेरी लेस इन नंबर, बट इस क्लास सिस्टम की वैल्यू सिस्टम भी डिफरेंट होती हैं बाकी क्लासेस से। एफलुएंट क्लास सिस्टम के लोगों के पास अबंडेंस ऑफ वेल्थ होता है, बिकॉज उनकी जनरली उनकी जो इनकम होती है वो बहुत हाई होती है। Despite having all of that wealth, they have their share of problems as well. उनकी problems भी बहुत different होती हैं और बहुत ज़्यादा होती हैं as compared to different other classes. इनकी कुछ प्रॉब्लम्स में से, बिकॉज जो एफ्लुएंट क्लास के जो पेरेंट्स होते हैं या उनका फैमिली फोकस जो होता है उन कपल्स का या उन फैमिलीज में बहुत ज़्यादा वर्क वैल्यू किया जाता है, वर्क को बहुत वैल्यू किया जाता है, वो बहुत करियर फोकस्ड होते हैं पेरेंट्स, और वो ज़्यादा अपने दे स्टे आउटसाइड ऑफ देयर होम्स, एंड दैट इज व्हाई समटाइम्स वो अपने बच्चों की इमोशनल सोशल हेल्थ पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से उन बच्चों का एक्सपीरियंस इमोशनल एक्सपीरियंस में वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं, उनकी इमोशनल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड होती है। इस तरह के क्लास सिस्टम में बहुत कॉमन है कि उन बच्चों के अंदर ड्रग अब्यूज़, एंजाइटी, डिप्रेशन के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रेवेलेंट होते हैं। ऐसे बच्चों में, ऐसी क्लास सिस्टम के बच्चों में सुसाइड रेट भी ज़्यादा है, बिकॉज वो ड्रग टीन एज में ही ड्रग अब्यूज में एंगेज हो जाते हैं और उनके अंदर डिप्रेशन सिम्टम्स जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, इमर्ज होना शुरू होते हैं, और इसकी वजह से डिप्रेशन इज लिंक्ड विद सुसाइड एज वेल। सो ऐसी क्लास सिस्टम के अंदर बच्चों की जो सोशल इमोशनल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। इस तरह की क्लास के पेरेंट्स के लिए एडवाइस किया जाता है, और लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास सिस्टम में भी ये प्रॉब्लम देखी जाती है उन बच्चों के अंदर, क्योंकि लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के भी पेरेंट्स जो होते हैं उनके वर्क आवर्स, बिकॉज उस क्लास के अंदर जो पेरेंट्स हैं यूजुअली वो काम कर रहे होते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, ठीक है, नीड ऑफ फूड फॉर एग्जांपल, फिजियोलॉजिकल नीड्स उनकी पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा काम करना होता है। बहुत सारी बार उन क्लासेस के अंदर जो एडल्ट्स होते हैं वो दो जॉब्स कर रहे होते हैं, तीन जॉब्स कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो अवेलेबिलिटी होती है अपने बच्चों के लिए वो कम होती है। और इस तरह के बच्चे भी जो होते हैं, लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के बच्चे भी जो होते हैं, वो समटाइम्स जो होते हैं उनकी सोशल इमोशनल हेल्थ जो होती है वो अफेक्टेड होती है। सो दोनों एक्सट्रीम क्लासेस जो हैं, उन दोनों क्लासेस के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं जिसमें बच्चे जो हैं डिप्रेशन, सुसाइड और ड्रग अब्यूज़ की तरफ जा सकते हैं। इस तरह की क्लासेस के बच्चों के लिए या इस तरह की क्लासेस की फैमिली के लिए, इन दोनों क्लास की फैमिलीज के लिए एडवाइस किया जाता है कि रिसर्च कहती है कि अगर ये दोनों क्लासेस के पेरेंट्स जो हैं वो अगर एक फैमिली टाइम यानी एक फिजिकल कांटेक्ट अपने बच्चों के साथ मेंटेन करें एवरी डे, it could be through dining together, getting to meet together on a table, or discussing while sitting with every member in the family. अगर एक physical contact maintain करें हर दिन, एक quality time spend करें अपने बच्चों के साथ, तो उनकी ये symptoms, ये problems जो हैं वो control किए जा सकती हैं। फैमिली टाइम जो है उसको, क्वालिटी टाइम को डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए। ईटिंग डिनर इज़ कंसिडर्ड टू बी is an important indicator about reducing the risk of these problems in these classes. Community ties for children, adults का क्या benefit होता है, extended families के क्या benefits हो सकते हैं? Would you like to share your thoughts on these lines? Extended family कैसे benefit कर सकती है बच्चों की development को या individual development को? आप में से how many of you have been brought up in a joint family? जी, anybody who would like to share their experience? Nobody? No ही कह दो ताकि मुझे पता तो चले कि आप you are following what I'm asking. No, ma'am. No?
Nobody here? So how do you think, if you had been brought up in an extended family or a joint family, how do you think it would have made a difference to what you are now? We would have been more concerned with how the family sees us than we are now. We would have been more kept in a jail or a box, sort of, I think. You think being with what you can say, extended family makes you feel being under observation all the time, people just noticing you and and keeping a track of what you're doing and all of that? Yes, miss, because family घर में ना रह के भी आप पे नजर रखती है, तो घर में रह के कितनी नजर रखेगी? Right. और इसके अलावा any thoughts there? There could be a positive influence of that as well. For example, if there's a strain on the family and both parents have to go on jobs, etc., the grandparents can take care of the children, and the impact of the strain on the family will be lessened. Right. Acha. Lekin there is both sides of the picture. लेकिन जब हम इमोशनल सोशल हेल्थ की बात करते हैं और बहुत सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, तो जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो बहुत सारे तरीकों से हेल्पफुल हो सकती है फॉर द इंडिविजुअल यूनिट, फैमिली यूनिट. अब ज़रूरी नहीं है साथ रहने से ही वो हेल्पफुल हो, बट अगर आपके पॉजिटिव टाइज हों आपकी एक्सटेंडेड फैमिली से, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, आपकी आंट्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, दैट कुड हेल्प यू इन मैनी वेज. और इट हैज़ बीन सीन कि माइनॉरिटीज़ जो होती हैं, माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर जो कम्युनिटी नेटवर्किंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है. और कम्युनिटी नेटवर्किंग जो है वो प्रेडिक्टर है बहुत सारे सोशल बेनिफिट्स का. सो अगर आपकी कम्युनिटी नेटवर्किंग स्ट्रांग है तो देयर इज अ लाइकलीहुड कि आपकी सोशल सोशल फैक्टर्स आपको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करेंगे. वो कैसे? जब आप सोशली इंटरैक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारी तरह की सोशल हेल्प भी रिक्वायर्ड होती है, आपको असिस्टेंस मिल जाती है. आपको अगर आप अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो जो फैमिली यूनिट होता है, यानी कि जो कपल है जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, दे मोस्ट लाइकली आर अनेबल टू अफोर्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन फॉर एग्जांपल. तो उनका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो है उनको रिस्ट्रिक्ट करता है टू गेट इंडिपेंडेंट. And living with grandparents can they can be helpful to solve this problem. प्लस बहुत बार अगर हम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें तो उनमें उन क्लासेस के अंदर जो जॉब्स होती हैं, एडल्ट जॉब्स जो होती हैं, वो स्टेबल जॉब्स नहीं होती. सो अगर वो एक फैमिली अपनी एक फैमिली के साथ रहते हैं तो उसमें अगर वो कोई बंदा या कोई कोई जो फादर है फॉर एग्जांपल, वो यंग फादर जो है, अगर वो जॉबलेस है तो ही कैन गेट हेल्प, financial help, assistance from his parents again. If they are working, they can seek help in terms of social help, in terms of वही के बच्चों को look after वो कर सकते हैं. So बहुत सारे benefits हैं इसकी, बहुत सारी दूसरी साइड है जो कि हमेशा ओवरलुक की जाती है जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. हम सिर्फ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रीडम कॉन्टेक्स्ट में देख रहे होते हैं, विच इज अगेन विच कुड बी अ फैक्टर, बट उस फैक्टर के साथ बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसको हमें देखने की जरूरत भी है. अगेन कल्चर की जब मैं बात कर रही थी तो दो ब्रॉडर कल्चर्स की हम बात करते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर एंड कलेक्टिविस्टिक कल्चर. ये दो ब्रॉड कल्चर्स हैं जिसको हम ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर इन लेमैन टर्म यूज कर रहे होते हैं. वेस्ट में जो सोसाइटीज हैं उनका एक सर्टन व्यू है रिगार्डिंग व्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज हैं, वैल्यू सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंगली वो कल्चर मूव करता है. उनकी ट्रेडिशंस होती हैं या उनकी कस्टम्स हैं जो भी.
कलेक्टिविस्टिक कल्चर का एक और सर्टन पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग कम्युनिटी. वो क्या समझते हैं कि कम्युनिटी के अंदर किस तरह से काम होना चाहिए, कम्युनिटी में बॉन्ड कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उस कल्चर में प्रिवेलेंट होती हैं. इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर के जो लोग होते हैं वो वैल्यू करते हैं इंडिविजुअल गोल्स को, वो वैल्यू करते हैं इंडिविजुअल ग्रोथ को. और कलेक्टिविस्टिक कल्चर के जो लोग होते हैं वो वैल्यू करते हैं ग्रुप के बेनिफिट को, ग्रुप के गोल्स को. जब हम इन दो कल्चर्स की बात करते हैं और इन कल्चर्स में ग्रो होने वाले लोगों की बात करते हैं, तो जब हम उन दो लोगों को कंपेयर करते हैं तो हम उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस को देख सकते हैं. आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हैं? कैन यू आइडेंटिफाई दैट थ्रू दिस डेफिनेशन? Yes? Are you all there? Ma'am. जी, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं? कैन यू गेस दिस? Individualist. Individualistic culture. How many of you believe in that? I believe in that, I think. Ma'am, I think in overall, if you look at the prevalent one in Pakistan, it would be collectivistic. But there are some aspects of our life now, especially according to the social class, that has some aspects of the individualistic one too. But the most common would be collectivistic. Okay, good. Who is this? Who made this comment? Sherbano, was that you? Ma'am, Fatma Ali Java. Fatima Ali Java. Fatma, you made a very good point here. That is again very good in terms of reflecting upon the theory that we discussed in the beginning. वो थ्योरी हमें यही बताती है कि हमारी जो डिफरेंट लेयर्स हैं उसका कैसे इन्फ्लुएंस हमारे पे होता है. हर क्लास का अगेन एक डिफरेंट कल्चर है, एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम है, राइट? अभी हम यही बात कर रहे थे ना, हर क्लास के अंदर एक डिफरेंट वैल्यूज प्रिवेल करती हैं. एक कल्चर यानी एक हमारा ब्रॉडर कल्चर होता है, एक पॉपुलर कल्चर होता है, उसके अंदर फिर हमारे सब कल्चर्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं, जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं बेस्ड अपॉन some beliefs and values. Again, एक ब्रॉडर कल्चर जो है कि जो मेजॉरिटी फॉलो कर रही होती है, और फिर एक माइनॉरिटी कल्चर होता है, और फिर सब कल्चर्स होते हैं. अब कलेक्टिविस्टिक कल्चर, एज यू मेंशन, यस, वी ऑल एज अ सोसाइटी, पाकिस्तानी सोसाइटी या एशियन कल्चर जो है वो कलेक्टिविस्टिक कल्चर है. कलेक्टिविस्टिक कल्चर के जो लोग होते हैं वो ग्रुप गोल्स को फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने, it's a very interesting question to think about. You all are young girls and you soon will get married. So when you have to choose a partner, will that or when you have to decide for getting married, आपने जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगी तो are you independent in making that decision on your own to whom to get married? No, ma'am. That's a collectivist culture. Okay, that is Fatima here who is speaking again. Fatma. बाकी everybody, आप में से कितने लोग जो हैं जब शादी करेंगे तो आपका शादी का डिसीजन आपका अपना होगा, and you can decide whenever you have to get married, and to whomever you want to get married, will that be your own decision? फातिमा अली ने अभी बोला है. Amina Shams, what would you say about that? मैम आई जस्ट ड्रॉप, तो मुझे नहीं पता आप लोगों ने मुझे क्या बात की है, लेकिन जो अभी बात हो रही है तो उससे तो कलेक्टिविस्ट सोच ही लगती है. नहीं, मैंने ये नहीं पूछा कि क्या सोच लगती है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपकी शादी का डिसीजन, आपने किससे शादी करनी है और कब करनी है, ये आपका अपना डिसीजन होगा या आपकी फैमिली का डिसीजन होगा?
फैमिली का होगा। फैमिली का होगा। फातिमा अयाज, व्हाट अबाउट यू? मिस फैमिली का डिसीजन होगा, उसके लाइक फैमिली ही डिसाइड करती है। आप बात भी कर दो तो फिर उनको आगे से करना होता है कि नहीं हम बताएंगे, बड़े हम लोग हैं। अच्छा, और विशा अली, व्हाट अबाउट यू विशा? यस विशा, आर यू देयर? किजिया आप बताएं, व्हाट अबाउट यू? Ma'am, family. Why do you think family has to decide something that is so important for our lives? Why family would decide that? Because ma'am, they are our elders and they know better. So you are an adult now, na? You can't you decide that for yourself? And they will also consider our opinion, लेकिन decide तो वही करेंगे ना। Decide वही करेंगे। और वो सिर्फ शादी की बात होती है जिसपे फैमिली डिसाइड करती है, कि हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो फैमिली ही डिसाइड कर रही होती है। इट्स नॉट जस्ट फॉर द गर्ल्स, वैसे बाय द वे ये बॉयज के लिए भी ऐसा ही होता है ना। अब मिस अपने भाई के बारे में लेट्स से, अगर इफ यू हैव अ ब्रदर और अ ब्रदर कजिन, तो आप सोच सकते हैं कि उनके भी बहुत सारे जो मेजर लाइफ डिसीजंस होते हैं वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं फैमिली चॉइस पे, राइट? फैमिली डिसाइड Yes. करती है ना कि लड़का क्या पढ़ेगा या लड़की क्या पढ़ेगी, वो कौन सी जॉब कर सकती है या नहीं कर सकती। ये फैमिली का बहुत इन्फ्लुएंस होता है हमारी सोसाइटी के अंदर, राइट? Yes, ma'am. राइट। और अगर फॉर एग्जांपल आपने शादी करनी भी हो, तो आप ये सोच रहे होते हैं कि यार अगर ये बंदा मैं अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करूं तो वो सबसे पहले सोचेंगे इसकी जॉब क्या है, और मेरी रिलेटिव्स क्या सोचेंगे कि ये बंदा क्या करता है या इसका घर कैसा है, व्हाटसोएवर। ऐसा ऐसा आता है ज़हन में कभी? Yes, ma'am. होता है। या जॉब के बारे Yes. में, लेट्स से शादी के अलावा लेट्स से जॉब या करियर के बारे में, कि मैंने अगर पढ़ना है तो इफ यू वांट टू स्टडी अब्रॉड, तो आप ये सोचोगे प्लान करते वक्त कि अगर मैं यहाँ पे जॉब करना चाहूँ तो मेरी फैमिली मुझे अलाउ करेगी टू ट्रैवल दैट फार, या मेरी फैमिली जो है वो अप्रूव करेगी, या मेरी मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे इस बारे में कि ये जॉब करती है या जिसकी जॉब लेट आवर्स तक है, या we consider all these kind of things when we are planning something for ourselves. Yes, we do. We do. So that is the kind of impact that a culture has on our way of thinking and on the way of we move with our lives. See, कल्चर जो है वो इस तरह से हमें हमारे वे ऑफ थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। एक कल्चर जहाँ पे वैल्यू किया जाता है फैमिली चॉइस के ऊपर, फैमिली के ऊपर जब आप डिपेंडेंट होते हैं, तो ये एक्चुअली फैमिली इज द ग्रुप जिसकी हम बात कर रहे हैं। फैमिली यानी कि फैमिली ये देखेगी कि ये जो बच्चे की जॉब है ये फैमिली के लिए कितनी रिस्पेक्टफुल है, ये फैमिली के लिए कितनी बेनिफिशियल है, एंड ऑल दैट। इंडिविजुअल के बारे में बाद में सोचेगी कि ये इंडिविजुअल की पैशन हो सकता है या इंडिविजुअल का ये इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं, लेकिन वो ये सोचेंगे कि ये हमारी फैमिली को कैसे बेनिफिट कर सकती है ये सारी चॉइस ऑफ इवेंट। सो ये हमारी लाइफ कोर्सेज यानी लाइफ डिसीजंस को किस तरह अफेक्ट कर रही होती है। इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल बच्चे की मेजर चॉइस, फॉर एग्जांपल बच्चे की करियर चॉइस, फॉर एग्जांपल ये भी पेरेंट्स डिसाइड कर रहे होते हैं ना बच्चों के लिए कि आपने क्या पढ़ना है और आपने किस फील्ड में जाना है। ये पेरेंट्स का एक बहुत मेजर इन्फ्लुएंस हमें नजर आता है बच्चों की करियर चॉइसेस के अंदर भी। सो हमारे कल्चर के अंदर कलेक्टिविस्टिक